मेडिसिन के बारे में भी मतलब सारी चीज़ें पढ़ते हुए जाना चाहिए, है ना। मैं आप लोगों को टिपिकली मेडिसिन को बताते हुए भी जाऊंगा कि कौन से मेडिसिन, आपके पास कोई रोगी आता है तो उस रोग में छोटे शब्द में अगर कोई मेडिसिन के बारे में जानना हो या उस रोग में लगाना हो तो इसकी भी जानकारी आप में होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई पेशेंट आया जिसको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हड्डियों में कोई दिक्कत है। पहले ध्यान से सुनिएगा फिर नोट करना। तो मतलब किसी को फ्रैक्चर हो गया या किसी को, है ना, फ्रैक्चर हो गया या हड्डियों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अस्थि धातु में नाड़ी दिख रहा है। अब चूंकि आप तो नाड़ी भी सीख रहे हो तो नाड़ी देखा, अस्थि धातु में स्पाइक लग रहा है, रोगी बोलता है, या अभी मेरे पास एक पेशेंट लेडीज है और वह कहीं गिर गई थी, उसके हिप में बहुत जोर से लगा, उसके बाद उसके जो L4 L5 वाला जो पॉइंट है वहां पर उस वहाँ जैसे हम बोलते हैं ना सामान्य भाषा में, मन का हिल गया जैसे बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, मन का हिल जाना या नस दब जाना भी ऐसा बोलते हैं। अक्सर जो नस दब जाना उस पॉइंट में, नस दबना, इसको साइटिका के साथ ले जा करके हम जोड़ते हैं। अक्सर बेसिकली वो साइटिका ही होता है जो जब हम कहते हैं ना L4 L5 उस पॉइंट में वीकनेस आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, नसों में प्रॉब्लम आ रही है या नस दब रहा है, नसें कमज़ोर हो रही है, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। तो वहाँ पर हमें साइटिका ऐसा समझ करके चलना है, साइटिका ही समझ करके चलना है। रोगी साइटिका को आयुर्वेद में बोलते हैं गृध्रसरी, और हमने इसके बारे में पहले बताया ही है ना। साइटिका में कैसे ट्रीट करना, कैसे उसको देखना है, पहले बताया कि नहीं बताया, मैंने नोट किया है कि नहीं आप लोगों ने, बताओ। साइटिका के बारे में मैंने बहुत बढ़िया एक एक्सप्लेन किया था। तो हड्डियों के विषय में आपके पास पेशेंट आया, उसके हड्डियों में कुछ करना है आपने, तो हड्डियों के लिए सबसे बढ़िया क्या है, एनीमा, एनीमा बोलते हैं। तो तिक्त क्षीर वस्ती नोट कर लो, एक वस्ती का एक प्रकार है तिक्त क्षीर वस्ती। यह अस्थि और मज्जा, इन दोनों धातुओं के कमजोरियों को ठीक करता है। वहाँ वायु के रुक्ष आदि गुणों कि उसके जो प्रभाव है उसको खत्म कर देता है। जब हम हड्डियों की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में दो दवाई आता है, एक का नाम है लाक्षादी गुगुल, दूसरे का नाम है आवा गुगुल। अब हमें ये जानना होगा कि कहाँ किस कंडीशन में लाक्षादी गुगुल प्रयोग करना है और कहाँ किस कंडीशन में आभा गुगुल प्रयोग करना है ना। आप लोगों ने दोनों दवाइयों के नाम सुना है कि नहीं, हैंड रेज करिए कि कौन है ऐसा जिसको ये दोनों दवाइयों के बारे में जानकारी नहीं है। खुशबू जी को पता नहीं है, और दूसरा कौन है, अच्छा ठीक है, काफी लोगों को मालूम नहीं है। तो मतलब ये लगा लो कि ये दोनों ही मेडिसिन बोन फ्रैक्चर में बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन कौन से कंडीशन में लाक्षाती गुगुल और किस कंडीशन में आवा गुगुल दिया जाना चाहिए, तो नोट करिए। ये इतनी मतलब मैं आपको छोटे शब्दों में बता दूंगा। आपके पास पेशेंट आया, पहले नंबर में लाक्षाती गुगुल वहां देना है जहां डायरेक्टली फ्रैक्चर हो गया है, एक्सीडेंट होने की वजह से या किसी कारण से बोन फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया जी, डीजेनरेटिव चेंजिंग हो गया, उसमें फ्रैक्चर हो गया और आप चाहते हो कि उसको हड्डियों को जोड़ना है, आपने थोड़ा कैल्शियम भी जाए और संधान करने वाली भी व्यवस्थाएं हो, तो वहां आपने लाक्षाती गुगुल देना है। बेसिकली लाक्षाती गुगुल यह अस्थि पोषक के रूप में शरीर में काम करता है। अस्थि पोषक, लाक्षा नाम का एक
गोंद जैसा आता है लाक्षा, उस लाक्षा से तैयार होता है लाक्षादिक गुग्गुल। तो ये कहाँ देना है आपने, जहाँ एक्सीडेंट हो गया, उसके वजह से बोन में फ्रैक्चर हो गई, जैसे कई सारे होते हैं ना, एक्सीडेंट हो गया, फिर कई सारे ट्रीटमेंट चलता है। जब वो हमारे पास आएगा तो क्या देना है, लाक्षादिक गुग्गुल देना है, मतलब इन दोनों दवाइयों में सेलेक्ट करना है तो लाक्षादिक गुग्गुल। अब आभा गुग्गुल कहाँ देना है, जहाँ अस्थि क्षय हो गया है, अस्थि धातु क्षय हो गया है। पहले नंबर में तो जहाँ हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया है वहाँ लाक्षादिक गुग्गुल देना है। लाक्षादिक गुग्गुल हड्डियों का नरिशमेंट करेगा, उसका पोषण करेगा। कंप्लीट क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, वो पोषण करेगा। आभा गुग्गुल कहाँ देना है, जहाँ अस्थि धातु क्षय हो गया, क्षय यानी डीजेनरेटिव चेंजिंग हो रहा है, कमजोर हो रहा है, कमजोर हो रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही है और होने में टाइम लग रहा है, मतलब कई साल के बाद धीरे 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 ये खराबी आ रही है, तो वहां आभा गुग्गुल देना है। आभा गुग्गुल देते वक्त ऑस्टियोपोरोसिस, हाँ ऑस्टियोपोरोसिस जैसी अवस्थाएं हैं वहां आभा गुग्गुल देना है। आभा गुग्गुल देते वक्त हमें यह भी देखना है, अगर अस्थि क्षय हो रहा है तो निश्चित तौर पर अस्थि धातु से कनेक्शन रखने वाले दूसरे चीजें जैसे नाखून हो गया, सिर के बाल हो गए, दाढ़ी मूछ हो गया, मतलब पेशेंट का हेयर फॉल हो रहा है, नाखून बन नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, एक बार नाखून काटा तो आ नहीं रहा है नाखून, नाखून में थोड़ा सा रफनेस नाखून में आ रहा है, नाखून बार बार झड़ रहा है, नाखून के कोने में छोटे छोटे वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे करके मांस के छोटे छोटे वो निकलता है, और रोगी अगर दांत 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 से नाखून काटने का होगा तो वो ऐ करके उसको खाएगा और खींचेगा और उसका और दर्द होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये सभी अस्थि क्षय के सिम्टम्स है। हेयर फॉल हो रहा है, दाढ़ी मूछों में दिक्कत आ रही है, और एक वो रोग है एलोपेसिया बोलते हैं, जो एलोपेसिया है वो भी क्या है, अस्थि क्षय है। इस अवस्था में हमें आभा गुग्गुल देना है, ठीक है। तो परसों के क्लास में हम देखेंगे त्रिभुवन कीर्ति और आनंद भैरव रस, ये दोनों ही बुखार में प्रयोग करते हैं। परसों के क्लास में हम इस दोनों दवाइयों का डिफरेंशियल वो करेंगे कि किस कंडीशन में त्रिभुवन कीर्ति देना है, इस तरह से, ठीक है। तो एक एक करके हम उसको समझते हुए जाएंगे। ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं, जरा मुझे बताइए ऑडियो कॉल करके, कितना महत्व का लगा। बहुत महत्व।